मैथ्स में हमारा चैप्टर 7 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 7। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.2। 7.1 जो हम पढ़ चुके हैं, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो आपकी थी वो डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड थी। किस पर? डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो मैं दो पॉइंट्स के बीच में क्या करूंगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से मैं दो पॉइंट्स के बीच का क्या निकाल सकता हूं? डिस्टेंस निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है A। क्या पॉइंट है बच्चों? A। और एक पॉइंट है मेरे पास B। ठीक है, क्या पॉइंट है? एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। इन दोनों के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स भी हैं। जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास? x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 और y2। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था भाई? कि हम अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट क्या करेंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों से हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूले से क्या करते हैं? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? जो हमने लास्ट मैंने जो बताया वही बता रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा और, क्योंकि इससे ही मैं छोड़ के आपको क्या बताने वाला हूं 7.2। क्या हो अगर इनके बीच में एक और पॉइंट आ जाए? मान के चलो यहाँ पर पॉइंट आ गया C। अगर एक पॉइंट और आ गया यहाँ पर C, समझ गए? क्या हुआ यहाँ पर? A और B के बीच में एक पॉइंट आ गया C। ठीक है, और इसके निर्देशांक हमें नहीं पता है कि इसके निर्देशांक क्या है। और सवाल में उसने आपसे यही बोल दिया कि इस बिंदु जो C है ना, इसके निर्देशांक बताओ। क्या बताओ? निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स। x और y की वैल्यू बतानी है। तो हमें क्या करना है? इस x y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x y। मेरी बात को समझ पाए आप लोग? मैंने क्या बोला? दो पॉइंट्स है यहाँ पर। कौन कौन से पॉइंट है? एक है A, एक है B। ठीक है, A B के बीच की दूरी निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला है। लेकिन अगर मुझे C के पॉइंट्स निकालने तो इस x y की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं? वही हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? 7.2 के अंदर। तो 7.2 में ठीक है, इसके x y को निकालने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं सेक्शनल फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। दिख रहा है सबको? क्या बोलते हैं इसको? विभाजन सूत्र। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लो। एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास। ठीक है, इसका नाम मैं मान लेता हूं A। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B। ठीक है, इनके बीच में एक पॉइंट है C। क्या है बच्चों? C। अब देखो क्या हुआ है, ये पूरी की पूरी एक लाइन है बच्चे, यहां से यहां तक लाइन है। इस पूरी लाइन को के बीच में एक पॉइंट आ गया C। तो क्या इस C ने इस पूरी लाइन को दो भाग में डिवाइड कर दिया है? नहीं कर दिया? क्या इस C ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है? दो भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक भाग अगर आप देखोगे तो वो है A से लेकर C तक और एक पार्ट है आपका C से लेकर B तक। तो मैं क्या करता हूं? मैंने ये बोला कि AC का मान कितना है? M और BC का मान कितना है? N। ठीक है, या फिर इसको मैं M1 और M2 भी मान लेता हूं। M1 और M2। ठीक है, ताकि आप लिए आसान हो जाए। क्या हो गया? M1 M2। अब ये M1 M2 क्या है? ये जो M1 है वो AC का मान है और जो M2 है वो किसका मान है? BC का या CB का मान। बात क्लियर है? यहाँ तक ठीक है। तो अगर C ने AB को दो पार्ट में डिवाइड किया है तो उसने किस अनुपात में डिवाइड किया है? M1 और M2 अनुपात में। अगर मैं इनका रेशियो पूछूंगा तो इसका रेशियो क्या होगा? M1:M2। दो भाग में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में डिवाइड किया है? दो भाग। और वो कौन कौन से हैं? M1 और M2। अब A के निर्देशांक क्या मानते हैं हम? x1 और y1। और B के निर्देशांक क्या है? x2 और y2। और मैं C के निर्देशांक मान लेता हूं x और y। ये आपके सामने पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है, इसको समझ गए तो सारे सवाल आप खुद से करोगे। देखो क्या लिखा हुआ है। एक लाइन है AB जिसको C क्या कर रहा है? दो भाग में डिवाइड कर रहा है, जिसमें से एक भाग क्या है? M1, एक भाग क्या है? M2।
इसके अंदर ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2 और सी के निर्देशांक है x और y। कितनी चीजें हैं अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर जो मैंने लिखा है इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, ध्यान से देखो किस किस की वैल्यू है। एक है ए का मान, एक है बी का मान, एक है सी का मान और एक है m1 और m2 का मान। टोटल कितना होगा बच्चे? 4। देखो कैसे, एक तो अनुपात हो गया m1 m2, एक हो गया ए का मान, एक हो गया बी का मान, सॉरी बी का मान, और एक हो गया सी का मान। कितनी वैल्यू हो गई? 4। अब ये जो 4 वैल्यूज हैं, ये जो 4 चीजें आपके सामने लिखी हैं, एग्जाम में इन चारों पर सवाल बनेंगे। किस पर सवाल बनेंगे? इन चारों पर। समझ गए? आपसे m1 m2 भी पूछेगा, वो आपसे x1 y1 भी पूछेगा, आपसे x और y की वैल्यू भी पूछेगा और आपसे x2 y2 की वैल्यू भी पूछेगा। ऐसा मत सोचना कि ये सवाल में हम सिर्फ x y की वैल्यू निकालने वाले, नहीं। इस सवाल के अंदर आप क्या करोगे, इस कॉन्सेप्ट को पूरा अगर समझ गए तो इन चारों में से कोई भी चीज पूछ ले वो आपको, ठीक है, कोई सी भी चीज पूछ ले, आप आसानी से निकाल पाओ। कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, अगर वो हमसे x और y का मान पूछे तो क्या करेंगे हम। तो x और y के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है? देखो, अगर मुझे x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? x का, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। आप बोलोगे भाई ये फॉर्मूला तो बहुत लंबा चौड़ा है, याद कैसे होगा? बड़ा ही सिंपल है, इसको 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, m1 आएगा उसके साथ x2 आएगा, m2 आएगा उसके साथ x1 आएगा, और बड़े में क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है, m1 प्लस m2। समझ गए? जब भी हम ये चीज करेंगे तो हम किसका मान निकालेंगे? x का। ठीक है, और अगर मुझे y का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में y को रिप्लेस, x को y से रिप्लेस कर दो बस। क्या करेंगे? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। क्या कोई डिफरेंस है इसमें? इन दोनों फॉर्मूले में नहीं है ना। बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y का मान, यही चीज तो कर रहे हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले से हमने क्या क्या निकाला है? देखो, एक x का मान और एक y का मान, यानी कि हमने c के निर्देशांक निकाले। किसके निर्देशांक निकाले? c। अभी अभी मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों कि इन चारों में से कोई भी एक क्वांटिटी या कोई भी एक वैल्यू पूछ लेगा आपसे। ठीक है, जैसे a के निर्देशांक पूछ सकता है, b के निर्देशांक, c के निर्देशांक, और वो m1 m2 का जो अनुपात है वो भी आपसे क्या करेगा, पूछेगा। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी, ये 4 चीजें जो दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई भी एक चीज अगर वो आपसे पूछेगा तो क्या करेगा, वो 3 चीजें आपको देगा, 3 चीजें आपके पास होंगी। ठीक है, कैसे? सपोज करो उसने आपको m1 m2 दे दिया, ठीक है, x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया, और क्या पूछ रहा है वो, x और y। देखो कैसे, अब मैं आपके सामने एक सवाल लेता हूं, ठीक है, एक एक करके बता रहा हूं। ये फर्स्ट केस है। कौन सा केस है बच्चों? फर्स्ट केस। फर्स्ट केस सबसे इजी वाला केस लिया मैंने। इसमें क्या क्या गिवन दे दिया उसने? देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक सवाल। ये हमारा पॉइंट P है और ये कौन सा है, Q, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R। ठीक है, ये पॉइंट जर्नी के सेंटर में हूँ। ठीक है, R। क्लियर हो गई बात? इसके मैं निर्देशांक ले लेता हूँ 2 और 4, एक इसके निर्देशांक ले लिया मैंने 3 और 5। ठीक है, प्लस में वैल्यू ले रहा हूँ, ये आपकी 2 है और ये इसका मान 1 है। ठीक है, आपको क्या निकालना बच्चों? x के निर्देशांक x और y। समझ गए? जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आज, आपको पूरी एक्सरसाइज खुद से करनी, सारे सवाल ही बता दूंगा मैं आपको, जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक्स में। ठीक है, समझते रहो बस। इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो क्या है इसके अंदर, आप बोलोगे भाई ये सवाल तो बहुत आसान है, इसके अंदर 3 चीजें हमें पहले से गिवन है। क्या क्या गिवन है? आप बोलोगे भाई हमें P का मान गिवन है, हमें Q का मान गिवन है, हमें M1 की वैल्यू पता है, हमें M2 की वैल्यू पता है, हमें क्या निकालना है, x और y। हो गया ना आसान? क्या क्या गिवन है भाई? क्या ये हमारे पास x1 y1 नहीं है? क्या हमारे पास ये x2 y2 नहीं है? ठीक है, ये M1 का मान नहीं है, ये M2 का मान है। चलो देखो, अब मुझे x का मान निकालना है। x का मान क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। निकाले x का मान। देखो m1 कितना बच्चों? 2, x2 कितना है?
M2 कितना है, X1 कितना है, M1 कितना है, M2 कितना है। इसमें मैंने क्या किया है, कोई नई चीज की है, कुछ नहीं। ये फॉर्मूला था, इसमें उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। कहां से पुट करी, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन थी, जो भी सवाल में दिया गया था, मुझे बस पता था कि कौन सी चीज दी गई, उसके अनुसार मैंने इस सवाल में वो चीज रख दी। M1 की जगह पर M1 का मान, मतलब सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब कैलकुलेट कर लो बस। 2 तिया 6, 2 एकम 2, बटे में कितना आ जाएगा 3। तो बच्चे x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 बटे में 3, x का मान। इससे आसान कुछ होगा? y का मान निकाले। y का मान क्या होगा, देखो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस में M2। ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं। M1 कितना है बच्चे, देखो M1 ये है और M2 कितना है, M1 कितना है 2, y2 कितना है बच्चों 5, प्लस M2 कितना है, y1 बताओ, M1 2 और y1 1। मल्टीप्लाई करते हैं, अब कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 एकम 4। 10 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे, तो 14 बटे में 3। तो क्या x y का मान नहीं आ गया, x और y का मान कितना आया, 8 बटे में 3 और 14 बटे में 3। फर्स्ट केस है, सबसे आसान सवाल बनेगा सेक्शनल फॉर्मूले पर, विभाजन सूत्र पर, तो ये बनेगा। और ये सवाल जब दिख जाए तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए कि इसको तो हम क्या करेंगे 1 मिनट में उड़ा देंगे। समझ गए फर्स्ट केस, यानी पहले केस के अंदर आपको 3 चीजें गिवन होगी और x y की वैल्यू निकालनी। इजी है, आसान है ना। अब इसको मिटा दूं मैं, अगले केस पे चले। माइंड में रखोगे इसको, भूलोगे तो नहीं। चलो बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं केस 2 की। अब क्या होगा, देखो बच्चों, अब सवाल, अब जो एग्जामिनर जो एग्जाम में सवाल बना रहा है ना, उसको पता है कि हम ऐसे ऐसे आसान सवाल देंगे तो सारे बच्चे टॉप कर जाएंगे। तो हम टॉपर कैसे छांट पाएंगे, है ना। क्योंकि अभी सपोज करो कि 4 बच्चे बैठे हुए हैं, अब इन चारों बच्चों को मैं एक ऐसा सवाल दे दूंगा जो सारे करने चारों के चारों, तो मुझे इनकी इंटेलिजेंस का कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे को अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या करूंगा, सवाल में चेंजेस करता रहूंगा। मैं देखते जाऊंगा कि किस बच्चे का लेवल कम है, कौन सा बच्चा उस सवाल तक वहां पर पहुंचता जा रहा है। तो सीबीएसई भी यही करता है। सीबीएसई क्या करता है, उस सवालों को चेंज करता है। अब इसमें आपने एक चीज सीखी, हमने क्या निकाला अभी, एक्स वाई। क्या निकाला, एक्स वाई। अब क्या हो, देखो बच्चों क्या हुआ है, यहाँ पर मेरे पास पी क्यू आर 3 पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास पी और क्यू। तो पी के जो निर्देशांक है वो क्या है, -3 और 10, क्यू के निर्देशांक 6 और -8, आर के निर्देशांक -1 और 6। अगर मैं बोलूं तो क्या ये x1 y1 है, ठीक है, क्या ये x2 y2 है, ठीक है, क्या ये x और y है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हम बोलेंगे भाई इसमें तीनों चीजें ये गिवन है, तो हमसे पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि m1 और m2 की वैल्यू बताओ। समझ गए? आप बोलेगा भाई ये बात ही हमें एकदम क्लियर समझ में आ रही है, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि 3 चीजें देगा और एक चीज पूछेगा। क्या इसमें भी 3 चीजें गिवन है भाई, 1 2 3 और चौथी चीज ये नहीं। इसमें हमें क्या निकालना है बच्चों, अनुपात निकालना है। क्या फाइंड करना है, अनुपात। हम अनुपात को निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बच्चों रेशियो को निकाल रहे हैं। किसको निकालना है, रेशियो। जब भी हमें रेशियो को निकालना हो तो हम रेशियो को पहले से ही मान लेते हैं, खुद से मान लेंगे। क्या मानेंगे रेशियो को, हम बोलेंगे माना अनुपात बराबर, माना जो अनुपात है वो क्या है, के अनुपात 1। कितना है, के अनुपात 1 है, इसको मान लेंगे। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, हमने m1 की वैल्यू को माना है k और m2 की वैल्यू को माना है 1। जब भी आपको अनुपात निकालना हो ऐसे सवालों में, हमेशा अनुपात को क्या मानो, के अनुपात। और अनुपात क्या, जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, जो भी k की वैल्यू आएगी बच्चे वही आपका अनुपात होगा, वही क्या होगा, अनुपात। बात पूछ लिया है। और ये वाला केस बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, आसान भी है और आता भी।
वो सबसे आसान है, सबसे छोटा सवाल होता है, इससे छोटा कोई सवाल ही नहीं। देखो कैसे। अब मुझे क्या करना है, मुझे अनुपात निकालना है, ठीक है। के अनुपात कितना है 1, ठीक है, इसको मान लिया। फॉर्मूला यही है हमारे पास, इसी से ही निकलेगा ये भी, ठीक है। दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को ही हम लगाते हैं, ठीक है, चाहे हम x वाला फॉर्मूला लगा दें या फिर y वाला, ठीक है। कंडीशन ये है कि अगर हम x वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसमें x का मान हमें पता होना चाहिए और x1 और x2 का मान भी पता होना चाहिए। अगर हम y का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो y का मान पता होना चाहिए, y1 का पता होना चाहिए, y2 का पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि हमें y का मान पता नहीं और हम अनुपात निकालने चल दिए कि भाई चलो अनुपात निकालते हैं, ऐसे नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। क्योंकि इस वाले केस में तो हमें x भी पता है और y भी पता है, तो हम x से भी निकाल सकते हैं, y से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं x का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो x का फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होगा m1 प्लस में m2, ठीक है। अच्छा ये मैंने क्यों बताया आपको ये चीज, ये आपको मैं अगला केस से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा आपको क्यों बताया, ठीक है। अब x का मान बच्चे कितना है यहाँ पर, देखो -1 है, क्या -1 नहीं है, ठीक है, बराबर m1 कितना है k, x2 कितना है बच्चों 6 है, प्लस m2 कितना है 1 है, x1 कितना है बच्चों -3, m1 कितना है k है, m2 कितना है -1 की जगह पर -1, 6 की गुणा k में होगी तो 6k हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस 3 की गुणा 1 में तो कितना आ जाएगा 3, इसी क्या आ जाएगा k प्लस 1। अब इससे आगे हम क्या इस पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो कैसे करेंगे, एक की गुणा करवा दो इसके साथ 6k -3, तो 1 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो ये आ जाएगा 6k -3। जब इसके मल्टीप्लाई में इसके साथ करूंगा तो देखो यही तो आएगा k प्लस 1, बट ये माइनस का है तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये क्या हो जाएगा माइनस का k और माइनस का 6k माइनस का k इधर आके प्लस का k, ये माइनस का 1 इधर पहले से ही है, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का 2। बोलो बच्चों आया समझ? बहुत अच्छा। देखो 6k प्लस k कितना जाएगा 7k और 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2, k का मान आ जाएगा 2 बटे में। बोलो हाँ या ना, क्या k का मान आ गया? तो मैंने आपसे बोला है कि जो भी आपका k का मान होता है वही अनुपात होता है, तो अनुपात निकल के आ गया 2:7, यानी कि m1 कितना है और m2 कितना है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, यानी कि तीसरे केस की बात, ठीक है। तीसरा केस है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी पढ़ाऊंगा, लगभग 5 केस बनते हैं। कितने बनते हैं? 5 के 5 केस पढ़ाने वाला हूं आपको। अगर मैं 5 के 5 केस आपको पढ़ा दूं और पांचों के पांचों समझ में आ जाए तो सवाल कोई सा भी आ जाए, किसी भी टाइप का आ जाए, ठीक है। मुझे आपको एक एक करके सवाल नहीं करवाने, मुझे आपको हर टाइप के सवाल करवा देने बस, उसके बाद तो चैप्टर उठाओ खत्म हो गया, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, केस थर्ड पे आ जाओ, है ना। अब ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इस सवाल में है क्या ऐसा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया? पहली बात तो यही आती है कि सवाल में ऐसा क्या है। चिल्लाना तो पड़ता है ना, क्या करें। मेरी चिल्लाना तो मेरा प्यार है तुम लोगों पे, मेरा प्यार है वो, और तुम बुरा मान जाओगे तो फिर क्या ही फायदा। देखो मैं चिल्लाने से रोने लगी वो बच्ची, वो कह रही मैं नहीं पीऊंगी पानी, मैं आंसू पी के काम चला लूंगी। चलो आ जाओ बच्चों सारे इधर, रोते नहीं हैं, कभी कभी डांट देता हूं मैं। इस सवाल के अंदर आपको ए का मान दिया हुआ है और बी का, ना सी का मान दिया है ना m1 है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अभी तक मैंने क्या बोला था आपको? अभी तक मैंने आपको बोला था कि बच्चे जो भी चीज आपसे पूछेगा उसमें अगर 4 चीजें हैं तो 3 चीजें देगा आपको और एक का मान आपसे पूछ लेगा। जितने भी हमने केस 1 पढ़ा, केस 2 पढ़ा, उसमें भी ऐसे ही था, लेकिन केस थर्ड में वो और ज्यादा एडवांस हो गया। उसने कहा बहुत चालाक हो तुम लोग, वेरी चालाक ब्रो। तब मैं क्या करता हूं, अब मैं 2 चीजें गायब कर दूंगा, तो उसने 2 चीजें गायब कर दी। लेकिन बेटा कभी भी कोई भी फॉर्मूला अगर होता है, अगर उसमें 3 क्वांटिटी है या 4 क्वांटिटी है, सपोज करो 4 क्वांटिटी,
तो अगर वो आपके दो क्वांटिटी कम कर रहा है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पक्का देगा ही देगा, ठीक है। अब इतने तो हम वो भी ज्ञानी नहीं है कि वो बिना इंफॉर्मेशन के सी का मान निकाल दे और M1 M2 का मान निकाल दे, यानी कुछ ना कुछ तो वो देगा ही देगा। एक्स एक्सिस बोला है, उसने बोला इन दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अगर एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, मैंने क्या बोला था, जिसका भी नाम आएगा एक्स एक्सिस का नाम आया तो एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस का नाम आएगा तो वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। इसका मतलब इस सवाल में हमें एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई का मान 0 है, तो इसका मतलब हमें तो पता चल गया कि वाई का मान कितना है 0, एक्स का नहीं पता। बस उसने जैसे ही बोला ना एक्स अक्ष से विभाजित है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी, समझो इसको। अभी 1 मिनट इस पे ले लो, फिर चलते हैं सवाल पर। क्या बोला मैंने कि इस वाले सवाल में उसने बोला कि ए और बी दो पॉइंट हैं जिसको एक्स अक्ष विभाजित करता है, किस अनुपात में करता है ये बताओ, और इस जो एक्स का मान है वो भी निकालो। जब भी वो बोले एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो इसका मतलब दूसरे वाले का मान 0 हो गया। एक्स बोलेगा तो वाई का मान 0, वाई बोलेगा तो एक्स का मान 0। क्या मैंने यही नहीं किया, उसने बोला एक्स एक्सिस तो मैंने एक्स का तो लिख दिया एक्स, वाई का मान क्या कर दिया 0 कर दिया। समझ गए आप लोग। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे निकालना है एक्स और मुझे निकालना है M1 और M2। तो मुझे M1 M2 निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अगर मुझे अनुपात निकालना है बच्चों, क्या निकालना है बच्चों, अनुपात का मतलब रेशियो निकालना है। अगर मुझे रेशियो निकालना है तो क्या मैं रेशियो को क्या मानूंगा, मैं इसको लेट कर लूंगा के अनुपात, इसका मतलब M1 और M2 का मान मैंने K और 1 माना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी मुझे अनुपात निकालना हो तो ये दो फॉर्मूले में से मैं किसी भी एक फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको अप्लाई करूंगा जिसकी वैल्यू मुझे, अगर मैं x वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो x का मान मुझे पता होना चाहिए, x2 का पता होना चाहिए, x1 का पता होना चाहिए। देखो x1 x2 में लिख देता हूं यहाँ पर, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ठीक है, ये हमारा x और ये y, तो इसको भी लिख देता हूं। क्या हमें x का मान पता है बच्चों, क्या हमें y का मान पता है, y का मान कितना है, हो गया सवाल सॉल्व। बस यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, यही बताना था आपको पिछले वाले सवाल में जो मैं चीख चीख के बोल रहा था कि आपको वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपको x का और y का मान पता है। इसमें मैं क्या करूंगा, क्या मैं सबसे पहले x का फॉर्मूला लगाऊंगा, नहीं, क्या लगाऊंगा y का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले मैं M1 और M2 को निकालूंगा। जब मेरे पास M1 आ जाएगा, M2 आ जाएगा, x1 भी होगा, y1 भी होगा, x2 भी होगा, y2 भी होगा, फिर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, x, तो मेरे पास x का मान भी रहेगा और M1 M2 का मान। कितना आसान हो गया ना। चलो भाई सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अनुपात ही निकाल लेते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, y। तो y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस में M2। जब भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, सबसे पहले फॉर्मूले को लिखो और उसको बॉक्स में पैक करो, हाईलाइट होना चाहिए फॉर्मूला, टीचर को लगे कि हाँ आपने पहले फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब हम y की वैल्यू रखते हैं, तो y का मान कितना है बच्चों, 0। M1 कितना है बच्चों, y2 कितना है, y2 कितना है 5 है, बहुत अच्छे। अब क्या एनसीईआरटी का सवाल है, M2 कितना है 1, सॉरी M2 कितना है 1, y1 कितना है -5, M1 कितना है बच्चों, K है, M2 कितना है 0 का 0 रहेगा यहाँ पर, K की मल्टीप्लाई 5 से तो 5 के हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 5 की गुणा 1 में 5, बटे में क्या आएगा K प्लस 1। अब 1 की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा तो 1 की मल्टीप्लाई जिसके साथ होती है वो सेम आ जाता है, बस -1 नहीं होना चाहिए, -1 होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5K - 5 बराबर, अब इस K प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो क्या आएगा, जिस भी संख्या की मल्टीप्लाई 0 से हो
तो वो जीरो सबको जीरो बना देगा। क्या बना देगा? इसलिए ऐसे बच्चे के साथ मत रहो जिसका दिमाग जीरो है, बेटा वो आपको भी जीरो बना देगा। जो इस पूरे देखो k प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? तो पूरा क्या हो जाएगा? जीरो आ गया ना जीरो। अब मुझे क्या करना है? k का मान निकालना है, तो -5 को उधर भेजना पड़ेगा। तो 5k इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? 5 और बटे में क्या जाएगा? 5। तो 5 से 5 को काटूंगा एक बार में, तो क्या जाएगा? k का मान 1। अब k का मान 1 है, इसका मतलब 1:1। ये इसका मतलब हमारे पास जो अनुपात आया वो कितना आया बच्चों? अनुपात आ गया हमारे पास 1:1, यानी कि रेशियो कितना आ गया? 1:1। निकल गया 1:1। अब बताओ क्या हमारे पास तीन चीजें नहीं आ रही? क्या हमारे पास x1 y1 की वैल्यू है, x2 y2 की वैल्यू है, m1 m2 की वैल्यू है, y की वैल्यू है, एक छोटी सी चीज बची हुई है x, इसको तो ऐसे ही उड़ा देंगे। x का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है? x m1 कितना है? देखो भाई ये m1 हो गया ना, और ये क्या हो गया? m2। m1 कितना है? 1। समझ गए ना? जो अनुपात निकाला वही तो m1 m2 होगा। क्लियर है? x2 कितना है? माइनस का 4 प्लस m2 कितना है? x1 कितना है? x1 कितना है? m1 कितना है? 1। बहुत सारे 1 आ गए यहाँ पर। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 में, तो -4 प्लस 1 एकम 1 बटे में कितना जाएगा? 2। 4 में से 1 जाएगा, माइनस करेंगे ना, तो x बराबर -3 बटे में कितना आएगा? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनुपात आया ये, और x का मान कितना आया बच्चों? x का मान आया -3। दोनों चीजें आ गई। केस नंबर 4। अब इस केस 4 को देखते हैं क्या है। देखो इस केस 4 को हम बोलते हैं बच्चों मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मध्य बिंदु। इसके लिए हमारे पास एक मध्य बिंदु सूत्र भी होता है। क्या होता है? सूत्र। अब वो सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या है? हाँ, मध्य बिंदु फॉर्मूला यहीं पे बनेगा। तो कैसे? मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर आप सबको समझ में आ जाएगा कि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है? कैसे आया मिड पॉइंट फॉर्मूला? देखो सपोज करो कि क्या होता है कि 2 पॉइंट है हमारे पास, एक है हमारे पास A और एक है हमारे पास B। कितने पॉइंट है बच्चों? 2। A और B 2 पॉइंट है। इसके जो निर्देशांक है वो है x1 y1 और x2 और y2, और एक पॉइंट है C। अभी जो C पॉइंट है वो A और B का मिड पॉइंट है, बिल्कुल मध्य में स्थित है। समझ गए? जितनी दूरी AC है, AC के बीच में है, उतने ही डिस्टेंस BC के बीच में है। इसका मतलब जो C है वो इन दोनों के बीच में है। इसलिए जो केस बनता है 4, ये मिड पॉइंट वाला केस बनता है। इसका सूत्र क्या है अभी मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है? सपोज करो कि C के निर्देशांक जो है वो क्या है? x और y है। क्या बच्चों? x और y। अब बोलेगा x और y का मान निकालो। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 जो है वो m2 के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो मैं ये बोल सकता हूं कि m1 जो है वो m2 के बराबर है ना। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। मिड पॉइंट होता है तो जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है हमेशा। कितना होगा? 1:1, 1:1। यानी कि m1 का मान भी कितना होगा? 1, और m2 का मान भी कितना होगा? 1। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको 2 मानता हूं तो ये भी कितना होगा? 2, और इन दोनों का रेशियो कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 1:1। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, फिर से कट जाएगा, कितना जाएगा? 1:1। क्योंकि अनुपात का मतलब बड्डे में रखते हैं, बड्डे से बड्डे में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1:1 ही आएगा हर केस में, चाहे वो कुछ भी हो। x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है? x। m1 कितना है?
m2 कितना है, देखो वैल्यू रखें, m1 कितना है 1, x2 की जगह पर x2 प्लस m2 कितना है 1, x1 की जगह पर x1 अपॉन में m1 कितना है प्लस में 1। समझे? तो ये क्या आ जाएगा, देखो x बराबर आएगा x2 की मल्टीप्लाई 1 में तो x आ जाएगा x2, और x1 की मल्टीप्लाई 1 में तो क्या आ जाएगा x1, यानी कि हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2। यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, ये देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहां पर देखो क्या हुआ बच्चों, x का फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला था, ये बन गया फॉर्मूला। y का बना देते हैं, तो y के केस में क्या होगा 1 इंटू y2 प्लस y1, y प्लस 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा y बराबर y2 प्लस y1 अपॉन में 2। तो क्या आ जाएगा y का फॉर्मूला बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, बस y1 को पहले लिख दिया, y2 को बाद में। ये पहले लिखा था, ये बाद में, तो मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया। देखो समझो यहाँ पर ध्यान से, जैसे ही मैंने m1 और m2 की जगह पर 1 1 रखा है ना, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो इतने बड़े से फॉर्मूला इतना सा रह गया। समझ गए? तो यहाँ पर मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये x का फॉर्मूला, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये y का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि जो 2 पॉइंट है उसके बीच में मिड पॉइंट है C, जो तीसरा पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट ये लगाओगे x बराबर x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। समझ में आई बात? एक सवाल मैं देता हूं आपको, क्या बच्चों ये फर्स्ट केस की तरह नहीं है, पहले वाले केस की तरह नहीं है, जिसमें हमें x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, m1 पता है, m2 पता है, हमें क्या निकालना है x और y। बोलो है ना? लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये हो गया कि m1 m2 दोनों बराबर हो गए, और यहाँ पर अनुपात क्या हो गया, 1:1 हो गया। क्या हो गया? 1:1। तो हम क्या करेंगे, हम इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब हम आसानी से क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे x और y का। कैसे? अगर मुझे x का मान निकालना है तो मैं लिखूंगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x का मान निकालना है, x1 कितना है बच्चों 2, x2 कितना है 5, बटे में क्या आ जाएगा 2, यानी कि 7/2। अब मुझे क्या निकालना है, y का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस में y2 अपॉन में क्या निकाल रहा हूं, देखो y1 कितना है 6 प्लस 4 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 2 काटूंगा तो कितना आ जाएगा 5। समझ में आया? कितना आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है? अब इसमें क्या समझ में आया, मैं आपको केस बाय केस क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आप सवालों में अंतर कर सकें कि हमें कौन सा सवाल कौन से तरीके से करना है। पहले वाला सवाल पहले तरीके से ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें m1 m2 पता होता है और दोनों का मान अलग अलग होता है। दूसरे केस में अनुपात निकालते हैं, तीसरे केस में अनुपात भी निकालते हैं, x का मान भी निकालते हैं। चौथे केस में हम क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट से ही कर देंगे सवाल को। क्यों? क्योंकि आसान हो गया, m1 का मान भी 1 है, m2 का मान भी 1 है। कितना आसान हो गया, बोलो आसान है? नोट कर लो उसको। मैंने जो आपको 4-5 केस पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि यही सवाल बस यही सवाल बनेंगे। अब जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे के सारे बेस्ड इसी 4 केसेस पे होंगे। समझ गए? यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा केस तो लग ही रहा होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं केस 5 की तरफ। तो आपको समझना पड़ेगा केस 5 क्या है। तो ट्राइसेक्ट वाला है। कौन सा वाला है बच्चों? जिसको हम बोलते हैं समत्रिभाजित। समत्रिभाजित हुआ क्या बच्चों, यहां पर कि 2 पॉइंट है, हमेशा 2 पॉइंट तो आ ही रहे हैं। 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है कौन सा, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब होता क्या है, अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े उन सब में क्या हो रहा है कि एक पॉइंट बीच में आ रहा है। इस बार 2 पॉइंट आएंगे बीच में। कितना आ गए? 2। एक पॉइंट आया यहां पर सी
और 1 पॉइंट आया यहाँ पर डी। अब होता क्या बच्चों, ये जो सी और डी है ना, इस पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट को ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट, यानी सम त्रिभाजित कर रहे हैं। त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में बांट रहे हैं, वो भी समान। देखो सम समान 3 भाग, सम त्रिभाजित समान 3 भागों में, ठीक है। ट्राइसेक्ट कैसे कैसे? जो AC का मान है वही CD का मान है, वही BD का मान है, समझ गए? यानी कि तीनों की वैल्यू ऐसी है, बराबर। अच्छा, अगर 2 की वैल्यू आपस में बराबर होती है तो हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, 1 1। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इसको 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे। यानी कि जो रेशियो मानेंगे वो हम क्या मानेंगे? 1 1 1 1। अब बोलोगे भाई 3 रेशियो आ गए, हम एक को M1 मानेंगे, एक को M2 मानेंगे, तो M3 आएगा क्या? नहीं। देखो 2 पॉइंट है मेरे पास, A और B। A के निर्देशांक क्या है? 4 और -1। B के निर्देशांक है -2 और 2, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है C और D 2 पॉइंट है, जिसने क्या किया है? AB को ट्राइसेक्ट कर दिया है, 3 भागों में बांट दिया है, 1 2 3। दिख रहे हैं आपको? अब आपको करना क्या है? C के निर्देशांक बताने और D के निर्देशांक बताने। तो आपको करना क्या है? एक एक करके निकालना है। पहले C के निकाल लो, फिर D के निकालो, या पहले D के निकाल लो फिर C के निकालो। बताओ सबसे पहले किसके निकालेंगे? C। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले C के निकालते हैं, तो C को मुझे मानना पड़ेगा X और Y, क्योंकि ये सम त्रिभाजित है। तो मैं इसको भी 1 मान सकता हूँ, इसको भी 1 मान सकता हूँ, इसको भी। तो अगर मैं C के निकाल रहा हूँ बच्चों, तो C में क्या आ रहा है? सिर्फ 1 सेक्शन आ रहा है, और C से लेकर B तक कितने सेक्शन आ रहे हैं? 2। तो इसका मतलब ये 1 हो गया और ये कितना हो गया? 2। बोलो हाँ है ना? समझे या नहीं सारे बच्चे? तो इसका मतलब ये हुआ कि M1 का मान हो गया 1 और M2 का मान कितना हो गया? 2। अब मैं क्या करूंगा? क्या मेरे पास M1 M2 है? क्या मेरे पास X1 Y1 X2 Y2? तो X और Y का मान निकाल लूंगा। याद करो पहला केस, सबसे फर्स्ट वाला केस, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। M1 भी है, X2 भी है, M2 भी है, X1 भी है, M1 भी है, M2 भी। क्या निकल के आ जाएगा? X। और अगर मुझे Y निकालना है तो M1 Y2 प्लस M2 Y1, M1 प्लस में M2, ठीक है। निकाले यहां से। चलो हम क्या करते हैं? C के निर्देशांक निकालते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले X का मान निकाल रहे हैं। किसका मान निकाल रहे हैं? X के लिए फॉर्मूला क्या होगा? M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस में M2। ये फॉर्मूला है हमारा, इसको बॉक्स में पैक कर दिया। अब X M1 कितना है? 1। X2 कितना है बच्चों? -2 प्लस M2 कितना है? 2। X1 कितना है? 4। M1 कितना है बच्चे? 1। M2 कितना है? 2। 2 एकम 2, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस का 2। 2 चौके 8 प्लस का 8, बड्डे पे कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 6 बड्डे में कितना आ जाएगा? 3। बोला है ना? अब इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ गया? 2। X का मान कितना आ गया? 2। Y का मान निकालें। देखो Y के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? M1 Y2 प्लस M1 कितना है? M1 कितना है? 1। Y2 कितना है? माइनस का 3 प्लस M2 कितना है बच्चे? 2 और -1 अपॉन में 1 प्लस 2। चलो अब करते हैं यहाँ पे सॉल्व। 1 की 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3, 2 की 1 में करेंगे तो माइनस का, बटे में कितना आ जाएगा? 3। तो -3 -2 कितना आ जाएगा? -5 अपॉन में कितना आ जाएगा? 3। तो Y का मान कितना आ गया? -5 और 3। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब ये हुआ कि C के जो निर्देशांक है, इसलिए X का मान कितना आ गया बच्चों? 2 और Y का मान कितना है? -5 बटे में 3। तो मैं X की जगह पर यहाँ पर लिख दूंगा 2 और Y की जगह पर क्या लिखूंगा? -5 अपॉन में। क्या मुझे D के निर्देशांक निकालने हैं? किसके निर्देशांक निकालने हैं? तो D के निर्देशांक कैसे निकालूंगा? जैसे हमने X के इसके C के निकाले, वैसे हम D के निकाल सकते हैं। देखा जाए तो कैसे? यहाँ पर मैं 1 मान लूंगा और यहाँ से यहाँ तक 2 मान। तो इधर हमारा M1 फिर हमारा 2 हो जाएगा और M2 हमारा कितना होगा? 1।
लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हम समझदार हैं, ठीक है, क्योंकि हम केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, हमको साफ साफ ये दिख रहा है कि जो डी है, क्या है, डी, जो डी है वो सी और बी का मध्य बिंदु है या नहीं है? तो मैं इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा? अगर मुझे x का मान निकालना है, यानी कि अब मुझे क्या करना है, x और y का मान निकालना, तो मैं इसको x1 मानूंगा, इसको y1 और इसको x2 और y2। समझ गए आप लोग? यानी x1 कितना है 2, y1 कितना है -5/3, x2 कितना है -2 और y2 कितना है -3। यहाँ पे लिख दो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x का फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2, ठीक है। और यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, y का, y1 + y2। समझ गए? अब x का मान निकालना है, तो x1 कितना है, अब इसको मत लेना, अब इसको लेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, d को निकाल रहे हैं, तो c और b से निकाल रहे हैं, तो b और c का मिड पॉइंट है। तो x1 कितना है 2 है, x2 कितना है बच्चों -2, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख दूं। तो मैं क्या करूंगा, माइनस प्लस माइनस माइनस कर, बटे में क्या आ जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, 0 बटे में 2, 0 बड़ा ही खतरनाक है, गुणा करो तो 0, भाग करो तो 0, यानी कि भाग करेंगे 0 बटे में 2, x का मान कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, x का मान कितना आ गया 0। अब y का मान निकालते हैं, y1 कितना है, y1 है आपका -5/3, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 2, तो 3 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना जाएगा 3, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो -5, 3 की गुणा इसमें करेंगे तो -9, बटे में 2 तो है ही, तो 2 लिख दिया। -9 -5 माइनस का 14 नहीं होगा, बोलो है ना, और बटे में 3 तो है ही, बटे में क्या है 2, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई। कैसे, देखो ये -14 बटे में 3 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 बटे में है ना, तो 1/2 आ जाएगा, 2 से काटूंगा 7 बार में जाएगा, तो y का मान आ जाएगा -7 बटे में, बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छे बच्चों। तो क्या डी के निर्देशांक भी निकाल लिया हमने, तो इसलिए जो डी के निर्देशांक आए हैं आपके, उसमें x का मान आया है 0 और y का मान आया है -7 बटे में 3। आपके एनसीईआरटी का सवाल है।